हेलो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर मैम। तो यहाँ पर हमने 5.1 एक्सरसाइज की हेडिंग डाल रखी है। चैप्टर 5 में जो एग्जाम्स और पॉस्टुलेट्स थे उनके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है। कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं, इस बारे में आप और हम डिस्कस कर चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो आइए यहाँ पर आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस कंटिन्यूएशन को देखिएगा ज़रा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कम्प्लीटली रिलेट करेंगे उन्हीं सारे एग्जाम्स को, उन्हीं सारे पॉस्टुलेट्स को, और उन्हीं सारी बातों को हम लोगों को देखना और जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात लिखी हुई है वो क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 5 टोटल देर आर टोटल 5 पार्ट्स इन ऑल। ठीक है, तो 4 लिखे हुए हैं, जगह कम है। हाँ, 5वां पार्ट अभी लिख के और उसको समझ लेंगे हम लोग क्या है। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स में हमें कंक्लूड करना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इस एक पॉइंट से होकर केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखिए, ये पूरी तरह से फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो ये एक और लाइन सेगमेंट है जो इसी पॉइंट से होके जा रहा है, और ये एक और लाइन सेगमेंट है जो इसी पॉइंट से होके जा रहा है, एक और लाइन सेगमेंट जो इसी पॉइंट से होके जा रहा है। तो यहाँ पर डिपेंड्स आप कितने लाइन सेगमेंट बिल्कुल खाली बैठे हो, तो कितने लाइन सेगमेंट्स आप खींच सकते हो, ये आपके ऊपर है। मीन्स कहने का क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर हम इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स को पास करवा सकते हैं किसी एक ही पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन सेगमेंट्स जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है, रेखाखंडों की जो संख्या है वो अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो आपका है ये क्या है, एफ फॉर फॉल्स, ये फॉल्स है। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने ले लिए और ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। इन दोनों पॉइंट से होकर कोई और लाइन सेगमेंट पॉसिबल ही नहीं है अगर वो स्ट्रेट लाइन है। कर्वीलिनियर लाइंस हो तो चलो ठीक है, ऐसे हमने उतार दी एक लाइन, लेकिन इस पॉइंट से, इन्हीं 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाली कोई और लाइन बेटा पॉसिबल नहीं है। आप इसको साफ तौर पे देख सकते हो। एग्जाम्स में भी ये बात आपको बताई गई है, पॉस्टुलेट्स में ये बात आपको बताई गई है कि यहाँ पर कोई और लाइन सेगमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो कि दूसरी लाइन भी नहीं हो सकती। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस तो बहुत ही दूर की बात है। यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट को रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये बात भाई बिल्कुल सही है। किसी लाइन सेगमेंट को हम लोग 2 पॉइंट से काट तो लेते हैं कि ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, बट अगर हमें इसे प्रोड्यूस करना है तो हम इसे ए बी और बी ए दोनों तरफ जहां तक ले जाना चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये बात क्या हो गई, थर्ड पॉइंट जो है ये ट्रू है। पहले वाले दोनों फॉल्स थे। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। 2 सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होगी। उल्टा समझो, रेडियाई इक्वल है तभी तो सर्कल इक्वल होंगे। अगर हम एक ही रेडियस लेकर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं और उतनी ही रेडियस लेके कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों सर्कल आपस में बराबर हैं। यही चीज़ आपसे बोली जा रही है। पूछा जा रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ना सिर्फ ये, देखिए अगर 2 रेडियाई इक्वल हैं, 2 त्रिज्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो वृत्त आपस में बराबर होंगे, सर्कल्स आपस में बराबर होंगे। अगर उनके सर्कमफेरेंसेस इक्वल हैं तो भी सर्कल्स इक्वल हैं, अगर डायमीटर्स इक्वल हैं तो भी सर्कल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर रेडियाई इक्वल हैं तो मतलब साफ है कि वो सर्कल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए इस चीज़ को। अगर मान लीजिए कोई रेडियस दी हुई है यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी कोई रेडियस दी है 5, तभी तो दोनों का इक्वल सर्कल ड्रॉ होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम ड्रॉ करेंगे कोई सर्कल तो दोनों इक्वल सर्कल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रेडियस 5 है, इसकी भी रेडियस 5 है, तो दोनों की 5-5 रेडियस है। तो रेडियाई अगर इक्वल होंगी तो सर्कल्स इक्वल होंगे। ठीक है, 5वां पार्ट देखिए क्या कह रहा था। 5वें पार्ट में एक फिगर दिया हुआ था आपको और बोला क्या था, इन फिगर 5.9 लिख देता हूँ यहाँ पे, इन फिगर 5.9
लाइन्स पी क्यू, लाइन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। और हमसे पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। और इस तरह से हमको जो फिगर था उसमें क्या दिया हुआ था, लाइन सेगमेंट्स दिए हुए थे। बस ये बताया गया था कि साहब ये ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट इसी तरह से दिया हुआ था, बोला गया था ये पी क्यू है, और तीसरा लाइन सेगमेंट इसी तरह से दिया हुआ था और कहा गया ये एक्स वाई है। तो ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा? आप देखो ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी बराबर एक्स वाई। अब इसको अगर कुछ किसी तरह से प्रूव करना आप चाहते हो तो मान लो ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, ए बी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ऐसा हमने मान लिया, हमने कंसिडर कर लिया कि ए बी की लेंथ 5 है, तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी 5, और इसका मतलब है पी क्यू अगर एक्स वाई के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है तो ये 5, तो ये भी 5, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो ये 5 होगा, तो ये भी 5। और इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और एक्स वाई भी 5-5 सेंटीमीटर के हैं, मतलब ए बी बराबर एक्स वाई है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, यू कैन सी, देख सकते हो आप लोग, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो इनको हमको डिफ़ाइन करना है, इनकी डेफिनेशन के साथ में क्या कुछ और ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमको डिफ़ाइन करना है, व्हाट आर दे, वो कौन से हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उन्हें कैसे डिफ़ाइन करोगे। बेटा देखो इसका क्या है, इसका बहुत ही सिंपल सा ये है कि सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं वो आप पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। मैं बात करता हूँ इनको कैसे समझाया जाए, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और सारी चीज़ें अगर समझ में आएंगी तो डेफिनेशन आप बहुत सारी बना सकते हो। बहुत सारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स भी होंगे जो शायद इस वीडियो को देख रहे हों, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी उनके कंपटीशन के पॉइंट से। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो पहली बात कह रहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? जिन्हें हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये वो लाइंस होती हैं जिनका कहीं पर भी कोई भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, चाहे इधर प्रोड्यूस किया जाए चाहे इधर प्रोड्यूस किया जाए, कहीं पर भी इनकी मुलाकात संभव नहीं होगी। नॉन पैरेलल लाइंस को समझो तो आप कह सकते हो कि कह दो कि इसको भी बढ़ाने पर कहीं मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगर इधर बढ़ाएंगे, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है ना, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इनको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं पर भी इनकी मुलाकात संभव ना हो, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। आप कह सकते हो कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा बना रहे, तो ये पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जिनकी कभी भी कहीं पर भी मुलाकात संभव ना हो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा बना रहे। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? हम कहेंगे द टू लाइंस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, जहां हर एक पॉइंट से इनकी दूरी एक जैसी बनी रहेगी, ऐसी लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस के नाम से जानेंगे। बाकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं जो पेस्टुलेट्स वगैरह दिए हुए उनके हिसाब से। दूसरा है परपेंडिकुलर लाइंस। सेकंड जो परपेंडिकुलर लाइंस आप देख रहे हो ये क्या है? हिंदी मीडियम वाले अगर स्टूडेंट्स हों तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं हैं ये। तो समानांतर रेखाएं हैं जहां समान अंतर बना हुआ हो। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? वो कुछ इस तरह की होती हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वैसी ही कोई लाइन, आप ऐसे कहो कि जो पैरेलल लाइंस हैं, इसको अगर समझाने की बात की जाए ना, इस तरह की जो पैरेलल लाइंस हैं इनमें से एक लाइन को हमने 90 डिग्री रोटेट करके दूसरी लाइन पर रख दिया है। 90 डिग्री रोटेशन इसका दूसरी लाइन पर अगर आ जाता है तो यही लाइंस क्या बन जाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बन जाती हैं। ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, मतलब किसी एक पॉइंट पर जहां इस लाइन की मुलाकात हो रही है वहां से बनने वाला जो एंगल होगा वो बेटा कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। These lines are called as perpendicular lines. These lines are called as parallel lines. Parallel lines को हम लोग ऐसे एरो बना के डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। लाइन सेगमेंट, देखिए एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन जो है वो इनडेफिनेटली मैनी टाइम्स, बहुत दूर तक आप इसको बढ़ा सकते हो, जितना मेरा वाइट बोर्ड है इससे कहीं ज़्यादा दूर तक। हम अगर यहाँ पर किन्हीं दो पॉइंट्स के थ्रू
कह दें ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी, इनके थ्रू जो हिस्सा हमने काटा है यही हिस्सा कहलाता है लाइन सेगमेंट। रटी रटाई लैंग्वेज जो है वो आप देख लीजिएगा बुक में, उसको रट लीजिएगा, वही लिखने से आपको नंबर मिलेंगे। समझने वाली बात यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन होगी, उस लाइन को हमने 2 हिस्से पॉइंट के थ्रू, इन 2 पॉइंट्स के थ्रू हमने ऐसे 2 हिस्से काटे। ये जो हिस्सा कट के हमारे सामने आया है ए बी, दिस ए बी इज रिटन एज ए बी, और उसके ऊपर ऐसा लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। यही सेगमेंट क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी। पूरी लाइन इधर उधर बहुत दूर तक हो सकती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। फाइनाइट लेंथ अगर हम इसकी कोई ले रहे हैं तो वही फाइनाइट लेंथ लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, अगला है रेडियस ऑफ अ सर्कल। बहुत ही सिंपल वे में आप कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब जैसा इन्होंने बोला था ना कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या कुछ और ऐसे टर्म्स हैं जिनको पहले डिफाइन करना पड़ेगा? तो यस ऑफ कोर्स, अगर हम रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी एक वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा देना चाहें तो हम कहेंगे कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन 2 टर्म्स। कभी भी कोई भी सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल के इनसाइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से इस सर्कमफेरेंस की या कह दें इस सर्कल का डिस्टेंस हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है। तो वो पॉइंट जिससे सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। हिंदी मीडियम वाले जान ले, केंद्र कहा जाता है इसको। ये क्या है? ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र कहते हैं इसको हम लोग, सेंटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। और इसी सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस, आउटर बाउंड्री जो क्रिएट होती है ना, आउटर पॉइंट, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, आउटर बाउंड्री जो बनती है उस आउटर बाउंड्री को ही हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। और इस सर्कमफेरेंस से लेकर, हिंदी में परिधि बोलते हैं इसको, इस सर्कमफेरेंस से लेकर सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, यही डिस्टेंस कहलाता है आर फॉर रेडियस। बातें समझ गए होंगे। अगली बात आती है लास्ट डेफिनेशन जो आपकी आ रही है, डिफाइन करना है। डिफाइन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ों को। लास्ट में क्या दिया हुआ है? 5th वाला दिया हुआ है आपका स्क्वायर। स्क्वायर हिंदी मीडियम वाले जान लें, वर्ग कहते हैं। वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड्स। 4 भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, कन्फर्म है, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र एक चतुर्भुज कहलाता है। तो 4 यहाँ पे आप देख रहे हो 4 साइड्स हैं इसकी। इन 4 साइड्स की कुछ विशेषताएं हैं। ये चारों साइड्स आपस में बराबर हों और चारों एंगल्स भी आपस में बराबर हों। एक ऐसा फिगर जिसमें ऑल द 4 साइड्स, अ फिगर इन विच ऑल द 4 साइड्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज स्क्वायर। तो एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं और चारों कोण आपस में बराबर होंगी, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा या स्क्वायर कहलाएगा। तो ऑल द 4 साइड्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्क्वायर की ये डेफिनेशन आप बना सकते हो और ऐसे स्क्वायर को समझ सकते हो। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी है ना। इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, हर एक डायगोनल की लेंथ जो होती है इसकी साइड की लेंथ के और √2 के प्रोडक्ट के बराबर होती है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हमको छोटी सी बात करनी थी, वो आपके सामने हमने रख दी। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये आपका 3rd क्वेश्चन है बेटा। ये 3rd क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इस 3rd क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के पॉइंट्स अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। जैसे यहाँ कहा गया कंसिडर 2 postulates गिवन बिलो। फर्स्ट दिया हुआ है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B and there exists a third point C which is in between A and B। ठीक है भाई। दूसरा दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं A और B और एक तीसरा पॉइंट है C जो कि A और B के बीच में लाई कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन।
ये दूसरी बात दे दी है कि 3 पॉइंट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं और वो एक ही सेम लाइन पर नहीं है। अब जो पूछा गया उस पर गौर कीजिए, डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स यू कैन से। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड है, पॉइंट्स के बारे में कह लो, लाइन के बारे में कह लो, हमें तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आर दीज पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पॉस्टुलेट्स जो है कंसिस्टेंट हैं? तो कंसिस्टेंट तो है यार। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, अगर यहाँ पर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, एक लाइन सेगमेंट मैंने फर्जी खींचा है आपको समझाने के लिए, और कहा गया एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म के रूप में क्या दिखाई दे रहा है आपको? लाइन सेगमेंट अनडिफाइंड है, जो पूछ रहा है ना, इफ दिस पॉस्टुलेट अनडिफाइंड टर्म, तो लाइन सेगमेंट तो अनडिफाइंड था। ए और बी कहीं पर सी ए और बी के बीच में लाई करता है, बीचों बीच में नहीं, बीच में कहीं लाई करता है, तो ठीक है भाई, कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों ही पॉस्टुलेट्स अलग अलग कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो ये भी तो हो सकता है ना, ए और बी हम ऐसे ले लें, एक लाइन पर सी नहीं है, सी आउट ऑफ द लाइन है, कुछ इस तरह से। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो लाइन सेगमेंट हटा दीजिए, ए बी ये रहा सी, एक लाइन में नहीं है, ठीक है, लाइन में है, लाइन में नहीं है। तो आर दीज पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, दीज पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहा है कि ए और बी के बीच में है, और दूसरा बात कर रहा है 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पॉस्टुलेट? जी नहीं, ये यूक्लिड्स के पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। हाँ, किसी एक एक्सियम्स को जरूर एक्सियम नंबर 5.1 को फॉलो करते हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट के बारे में बात की जाती है, और उस 5.1 एक्सियम को ये लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यूक्लिड के पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। आते हैं 4th क्वेश्चन पर। एक्सक्यूज मी, चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन 4 और 5 हमने एक साथ ले लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। चलिए भाई फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट C है जो कि AB और एक लाइन सेगमेंट AB में कोई लाइन सेगमेंट AB है, और इसमें कोई पॉइंट C इस तरह से लाई करता है सच दैट AC यानी ये वाला पार्ट इज इक्वल टू BC, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AC अगर हाफ ऑफ AB, ये बात हमें प्रूव करनी है। बेटा एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें गिवन कंडीशन क्या है, हम कहेंगे कि हमको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BC। क्या दिया हुआ है? AC इज इक्वल टू BC। हम अगर एड AC बोथ द साइड्स, प्रूव करना है बस, तो दोनों साइड्स पे हम AC जोड़ दें, यानी इसमें भी हमने AC में भी प्लस कर दिया AC और BC में भी प्लस कर दिया AC। तो आप देखो कि BC प्लस AC ये पूरा तो क्या हो गया, AB, BC प्लस AC कितना बन गया, AB, पूरा सेगमेंट हो गया ना। और AC प्लस AC कितना हो गया, तो AC प्लस AC हो गया 2AC। मतलब साफ है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही आपको प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। 5th क्वेश्चन में इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है भाई, माना। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। चलिए यहाँ पर भी जरा एक कंसिडरेशन देखिएगा हमारा, किस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं इस चीज़ को, कि अगर हम AB के 2 मिड पॉइंट्स ले लेते हैं कि भाई 2 मिड पॉइंट्स है C और D, कोई 2 मिड पॉइंट्स हैं, ऐसा होता नहीं है, प्रूव करना है हमें कि एक ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं, तो इस वाली पूरी प्रूविंग को अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि पहली कंडीशन तो ये है कि AC इज इक्वल टू BC, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी AD इज इक्वल टू BD।
अगर AC इज इक्वल टू BC है तो हम यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में, जैसे AC यहाँ पर दिया पर AC इज इक्वल टू BC, तो AC और BC कुल मिलाकर किसके बराबर होंगे, तो वो आप प्रूव कर सकते हो AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, यानी AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और यही चीज़ अगर यहाँ पर हम दोनों तरफ AD जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AC हाफ ऑफ AB है और AD भी हाफ ऑफ AB है, यानी का मतलब ये हुआ कि जो AC है वही AD है, मतलब जो C है वही D है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब है कि C और D एक ही पॉइंट हैं, C और D दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं बल्कि एक ही पॉइंट्स हैं। और ये बात प्रूव हो जाती है कि वन एंड ओनली वन पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के। और इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं इनको चलिए देखते हैं और समझते हैं। फिगर 5.10 ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है। इफ़ AC इज इक्वल टू BD, AC मतलब इतना हिस्सा इज इक्वल टू BD मतलब इतना हिस्सा, ये दोनों हिस्से आपस में बराबर दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD होगा, मतलब इतना हिस्सा हमें प्रूव करना है कि इतने हिस्से के बराबर होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो यहाँ पर जो बात दी हुई है बेटा, इसको आप लोग ध्यान से देखें और समझें कि हमारी जानकारी क्या कह रही है। हमारी जानकारी कह रही है अब AC इज इक्वल टू BD है। अब AC के अगर टुकड़े कर लें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें टुकड़े कौन से मिले। AC का टुकड़ा बताइएगा AB प्लस BC है, और इसी तरह से BD के टुकड़े कौन कौन से मिले हैं, तो BD का टुकड़ा मिला BC प्लस CD। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ना, BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, AB इज इक्वल टू CD। BC इधर लेके आओगे प्लस BC माइनस BC, खत्म हो गया। और ये कैंसिल होने के बाद में बचेगा क्या, AB इज इक्वल टू CD। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, और y इज 7th क्वेश्चन देखिए, y इज एक्सियम नंबर 5। एक्सियम नंबर 5 है क्या, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। तो 5वां जो है यूक्लिड्स के जो एग्जियम्स थे उसमें से जो 5वां एग्जियम आपको दिया हुआ है, कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। 5वें पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे 5वें एग्जियम के बारे में बात की जा रही है। और 5वां एग्जियम जो था वो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको लिखवाया है, उन्हीं सारे में से 5वां एग्जियम देखिएगा क्या है। उसमें कहा गया है द होल इज होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। और उस पर हमने बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, केवल मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ पे आप अगर पूरे की बात करें तो वो पूरा हमेशा बड़ा होगा किसी पार्ट से, है ना। एक खेत है, खेत का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर वो 4 भाइयों में बांटा गया है तो 4 भाइयों को कोई एक पार्ट मिलेगा। 4 भाई को कोई एक पार्ट मिला तो वो खेत से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि उसी खेत में से निकला है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो बहुत ही जनरल सा एग्जाम्पल था कि हम अगर बात करें तो हम लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ एक पार्ट है यूपी का, यूपी एक पार्ट है इंडिया का, इंडिया एक पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, और एशिया कॉन्टिनेंट पार्ट है इस होल वर्ल्ड का। तो अगर हम इस पूरी धरती की बात करें तो इस पूरी धरती में एक हिस्सा है एशिया कॉन्टिनेंट, उसमें एक हिस्सा है इंडिया, उसमें एक हिस्सा है यूपी, यूपी में एक हिस्सा है लखनऊ। तो लखनऊ सबसे छोटा होगा अगर हम यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे हम एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और चाहे हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो लखनऊ क्या है, लखनऊ इज़ अ पार्ट ऑफ यूपी। यूपी क्या है, यूपी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। एशिया क्या है, एशिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट्स हैं वो हमेशा इस होल से पूरे अगर यूपी की बात करें तो वो एक राज्य है, उस राज्य से छोटा उसका एक शहर होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी राज्य और यूनियन टेरेटरी हैं वो सारे मिलाकर हमको इंडिया बना कर देते हैं, तो इंडिया से छोटा यूपी होगा। एशिया में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक इंडिया है, तो इंडिया हमेशा एशिया से छोटा होगा। और एशिया जैसे ही 6 और महाद्वीपों को मिलाकर ये पूरा विश्व बनता है, तो उस पूरे विश्व का एक छोटा सा हिस्सा एशिया होगा। समझ गए होंगे बातचीत को। इतनी ही एक्सरसाइज है आपकी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।